एंड वेलकम बैक टू एसके वनिकस। एंड कल था जेईई एडवांस 2025 का एग्ज़ाम और काफ़ी लेट रात को मुझे इसका क्वेश्चन पेपर मिला। तो पेपर 1 दैट इज़ पेपर 2 भी आई फाइनली वेल गॉट इट। तो इस वीडियो में हम लोग इससे अटेम्प्ट करेंगे एंड इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ आई थिंक 2023 या 2022 में मेरा जो जेईई एडवांस्ड का वीडियो था व्हेन आई वाज इन 7th ग्रेड, तब वो मेरा अभी तक का यूट्यूब पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो। सो मे बी दिस गोज एज वन ऑफ दोज। तो यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेक्शन। ऑब्वियसली हियर गोज सेक्शन 1 एंड यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अ टेम्परेचर डिफरेंस कैन generate EMF in some materials. Let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of a wire, sigma the electrical conductivity and kappa the thermal conductivity of the material of the wire. Taking M, L, T, I and K as dimensions of mass, length, time, temperature and current and temperature respectively, the dimensional formula for the quantity Z equals S square sigma ओवर कापा इज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पहली चीज़ एस क्या है, यहाँ पे एस हमारी है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब क्या रीज़न है कि ईएमएफ ऐसे बन रही है, डजंट रियली कंसर्न अस। एट द एंड ऑफ द डे ये एस क्या है, एक ईएमएफ है। तो इसके डायमेंशन सेम एज एनी अदर ईएमएफ होगी, सेम एज एनी अदर ईएमएफ होगी एंड जिसके डायमेंशन सेम एज एनी अदर वोल्टेज होती है, राइट। तो अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय करता हूँ V इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस नहीं पता, सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट ओवर हियर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को याद रहता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस ओवर चार्ज। चार्ज को अब मैं कर देता हूँ करंट टाइम्स टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाती है वेलोसिटी, एम एल टी पावर -2 एल टी पावर -1 ओवर में ये हो गया आई, तो एम एल स्क्वेयर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1। तो दिस शुड बी द डायमेंशन ऑफ एस, दैट इज दिस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो एस स्क्वेयर की डायमेंशंस क्या होगी, बस यही पूरी चीज़ स्क्वेयर, एम स्क्वेयर L to the power 4 T to the power -6 I to the power -2। ऑल राइट, अब ऐसे हम लोग किस चीज़ की डायमेंशन निकालते हैं, सिग्मा आपकी हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दिस शुड बी 1 ओवर इनवर्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, क्योंकि आपको पता है दिस इज बाय डेफिनेशन व्हाट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी की मैं डायमेंशंस कैसे निकालूं, हमें पता होता है रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। अब लेंथ की डायमेंशंस एल ही है, एरिया की एल स्क्वेयर होती है, तो मैं इसे आज रो ओवर सम लेंथ लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली रो ओवर सम एल, मतलब रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होनी चाहिए दैट शुड बी डायमेंशंस ऑफ आर टाइम्स एल। लेकिन R की कैसे डायमेंशंस निकालेंगे, तो अगर R की भी डायमेंशंस फॉर्मूला डायमेंशन निकालना होगा, सो हम इसे लिख सकते हैं एज V ओवर I, तो ये हो जाएगा VI ओवर L। ऑल राइट, दिस इज नो VL ओवर I। जब मैं इसे एज V ओवर I लिख रहा हूँ, करंट ऑलरेडी एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, राइट देयर। V को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था and it is ml square t to the -3 I to the -1, ml square t to the -3 I to the power -1। यहाँ पे एक l है, ओवर में एक I है, so this is now ml cube t to the power -3 I to the power -2। so ये हो गए डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका इन्वर्स कर दो, तो डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी क्या हुए, 1 ओवर दिस एंटायर थिंग। अब टिपिकली कैसे लिखेंगे, वेल m to the -1 L to the -3 T to the 3 and I to the 2। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि चूँकि मुझे यहाँ पे एस स्क्वेयर सिग्मा करना है, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द न्यूमरेटर एंड दिस इन द डिनोमिनेटर, और सीधे हम लोग कैंसिल करेंगे। तो न्यूमरेटर में ये है
m स्क्वेयर l टू द 4 t टू द -6 एंड i टू द -2 और डिनोमिनेटर में m l क्यूब t टू द -3 i टू द पावर -2। इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, इससे ये -3 में कैंसिल हो गया, इससे ये एक बस l बचा, यहाँ पे बस m बचा। क्या ओवरऑल बचा? m l एंड t टू द पावर -3। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्या? s स्क्वेयर सिग्मा। तो ये पार्ट हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया। अब यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशंस निकालते। अगर आपको याद है तो सही है, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एंड ये विल फाइंड यूजिंग दैट जो ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर टाइम्स में थर्मल कंडक्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स हो जाएगी हमारी हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी को लिख देता हूँ ml स्क्वेयर टी टू द पावर -2 पर यूनिट एरिया मतलब l स्क्वेयर पर यूनिट टाइम मतलब t हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर में l स्क्वेयर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा m t टू द पावर -3। ये किसके इक्वल? डायमेंशंस ऑफ कापा। कापा से मेरे यहाँ पे मतलब है क्या एग्जैक्टली? कापा से मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम के जो कि मैं यूज़ करूँगा टेम्परेचर के लिए। यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस, तो जिसके डायमेंशंस के इक्वल होंगे। ओवर में डायमेंशंस को मैं ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहा, ओवर में क्या हो गया? ओवर में डिस्टेंस हो गया मतलब लेंथ l। तो दिस गोज हियर। कापा के डायमेंशंस क्या? कापा के डायमेंशंस गो लाइक m l t टू द पावर -3 k टू द पावर -1। ऑल राइट, तो यहाँ पे कापा के भी डायमेंशंस मिल गए। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, ये पार्ट अब ज़रूरी नहीं होगा, लेट मी इरेज दिस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज z के डायमेंशंस क्या? s स्क्वेयर सिग्मा के डायमेंशंस ओवर कापा के डायमेंशंस। s स्क्वेयर सिग्मा हम लोगों ने फिगर आउट किया यहाँ पे m l t टू द पावर -3 ओवर में हो गया दिस इज m l t टू द पावर -3 k टू द पावर -1 कैंसिल हो गया, टोटल k बचा। मतलब z के ओवरऑल डायमेंशंस क्या? इट इज़ ओनली k द डायमेंशंस ऑफ द बेस क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो अगर ऑप्शन से मैच करें m0 l0 t0 i0 k0, यहाँ पे k टू द फर्स्ट पावर है, और इसे मैं फुल एक्सपांड करके लिखता हूँ, सो इट इज़ m0 l0 t0 k टू द 1। b में है m0 l0 t0 i0 k1। सो जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑप्शन सी है m1 क्लियरली रॉन्ग, l2 t -2 i -1 k -1 एंड d हो गया m1 l2 t -4 i -1 k -1। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके आगे लेट मी जस्ट इरेज इट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। Two coaxial conducting cylinders of same length L with radii root 2r and 2r are kept as shown in figure 1. The charge on the inner cylinder is Q and the outer cylinder is grounded. The angular region between the cylinders is filled with a material of dielectric constant kappa equals 5. Consider an imaginary plane of the same length L at a distance r from the common axis of the cylinders. This plane is parallel to the axis of the cylinders. The cross-sectional wave of this arrangement is shown in figure 2. Ignoring edge effects, the flux of the electric field through the plane is epsilon naught is the permittivity of free space. Q over 30 epsilon naught, Q over 15 epsilon naught, Q over 60 epsilon naught, Q over 120 epsilon naught. तो यहाँ पे एक फिगर है which you probably have seen in the paper. मैं उस पूरे फिगर को ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल वेव ही ड्रॉ करता हूँ। एंड जो कि सेकेंड फिगर है, दिस गोज लाइक, यहाँ पे ये हमारा एक पहला सिलेंडर हो गया और इसके बाहर एक दूसरा सिलेंडर भी है। इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है √2r और बाहर वाले की रेडियस क्या है? 2r। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे एक प्लेन है
एंड ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसे चार्ज किया गया है Q। तो अगर यहाँ पे इस Q को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा तो इसके बाहर पॉजिटिव इंड्यूस होगा क्लियरली, लेकिन बाहर इसे हम लोगों ने ग्राउंड करके रखा है, तो इस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो चला जाएगा एंड दिस आउटर रीजन विल बी चार्ज फ्री। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे बस Q का पॉजिटिव चार्ज होगा एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर हम लोग ज़ीरो चार्ज कंसिडर करेंगे। नाउ हमसे पूछा एग्जैक्टली क्या है कि अगर यहाँ पे इन दोनों सिलेंडर्स की लेंथ क्या है, L है, तो अगर मैंने L लेंथ की ही ऐसी एक प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स रख दिया तो इस प्लेन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी। पहली चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, ऑलराइट। इस सिलेंडर के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, तो इस सिलेंडर के अंदर तो कोई फ्लक्स होगा नहीं। तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं जो हमारे पास प्लेन है इसके थ्रू अगर टोटल फ्लक्स पूछा है एंड प्लेन यहाँ तक ही है बस, इसके अंदर हमें टोटल फ्लक्स पूछा है तो इस रीजन से तो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं। फ्लक्स अगर जाते हैं वो या तो सिर्फ इस रीजन से जा रहा है एंड इस रीजन से जा रहे, सो द टोटल फ्लक्स इज ओनली फ्लक्स थ्रू दिस प्लस फ्लक्स थ्रू दिस। अब अगर सिचुएशन की सिमेट्री देखें तो यहाँ से जाने वाला फ्लक्स एंड यहाँ से जाने वाला फ्लक्स बराबर होगा, सो वी हैव टू ओनली कैलकुलेट 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ से जाने वाला फ्लक्स एग्जैक्टली है क्या वो देख लेते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल थीटा पे, यहाँ से एक एंगल थीटा पे एक पॉइंट कंसिडर किया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ऑलराइट। अब इस डायरेक्शन में जाएगी, ये एंगल भी थीटा है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है। जो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, हमारा प्लेन ऐसे रखा हुआ है, मतलब एरिया वेक्टर इसके कम्प्लीटली परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस डायरेक्शन में जो फील्ड का कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब E cos थीटा, ऑलराइट। और E हम लोग निकाल सकते हैं फॉर अ सिलेंडर, E कितना होगा एट अ डिस्टेंस R, ये जो डिस्टेंस होगी ये R होगी, तो E हो जाएगा हमारा 2k लैम्डा ओवर R। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा हो गया दिस डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। एंड बाहर वाले सिलेंडर की वजह से इन रीजन्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, दैट इज़ फॉर ओनली दिस रीजन अलोन। के क्या होगा, केस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कापा, जहाँ पे कापा गिवन है 5 क्योंकि इन दोनों के बीच डाइलेक्ट्रिक प्लेस है जो कि हमारी दो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से अब हमारी एक मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ऑलराइट। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये हो गया E cos थीटा जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्लक्स के लिए, एंड दैट इज 2k लैम्डा ओवर R, एंड यहाँ हो गया कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E cos थीटा टाइम्स में क्या हो गया, टाइम्स में यहाँ पे एक यूनिट एरिया हो गया, एक स्मॉल एरिया dA। ये स्मॉल एरिया dA क्या होगा, दैट विल बी द, अगर एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस प्लेन L टाइम्स में एक स्मॉल यहाँ पे वर्टिकल विड्थ हो जाएगी dy। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली 2k लैम्डा मैं बाहर लिख लेता हूँ एंड हो जाएगा उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1/r cos थीटा, L भी बाहर आ गया, 1/r cos थीटा dy, that's it। ये जो लैम्डा L है दैट इज लिनियर चार्ज डेंसिटी टाइम्स में टोटल लेंथ, मतलब ये क्या हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया 2k q इंटीग्रल ऑफ 1/r cos थीटा dy। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस चीज़ को मैं यहाँ प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो दिस इज एक डिस्टेंस r, ऑलराइट।
ये एक डिस्टेंस r हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसी हमारी प्लेन बनी है, दिस इज डिस्टेंस क्या, दिस इज डिस्टेंस कैपिटल R, यहाँ पे हमारा एंगल जो है थीटा है, एंड dy क्या है, dy एक छोटी सी ऐसी यूनिट लेंथ है। ऑलराइट, तो y क्या है, अगर मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस y बनाता हूँ तो ये y हो गया, और इससे इंक्रीमेंटल एक छोटी सी डिस्टेंस dy है। तो पहली चीज़ देख लो ये कि यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा बराबर हो जाएगा कैपिटल R के, मतलब r क्या हुआ, r ओवर में cos थीटा हो गया। ऑलराइट, तो 1 ओवर r यहाँ पे लिखा है, दिस इज 2kq इंटीग्रल 1 ओवर r हो जाएगा, सो दैट विल बी 1 ओवर r cos स्क्वायर थीटा dy। अब हम लोग dy को थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, वेल यहाँ पे हमें पता है कि हो जाएगा y ओवर कैपिटल R, अगर देखें तो वो tan थीटा होना चाहिए, तो y हो जाएगा कैपिटल R tan थीटा। अब अगर मैंने यहाँ पे इसे थीटा से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा dy इक्वल्स R tan थीटा का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dy को हम लोगों ने dy का जो इन्फिनिटेसिमल है इसे d थीटा के टर्म्स में लिख लिया, दैट इज r सेक स्क्वायर थीटा 2kq इंटीग्रल 1 ओवर r cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अब लिख लिए r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इन्वर्सेस होते हैं, 1 बनाएंगे, r से r कैंसिल हो गया, दिस इज ओनली द इंटीग्रल ऑफ d थीटा। अब यहाँ पे लिमिट्स प्लेस करेंगे, फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करें कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और उसमें हम लोग ओवरऑल क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ का फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ का फ्लक्स, तो 10 प्लस 10 जो फ्लक्स होगा दैट इज यहाँ का टाइम्स 2, और इस रीजन से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये हमारा अब हो गया 4 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करती है। द नेक्स्ट थिंग, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस करना होगा थीटा से, तो थीटा इक्वल्स दिस से, ये जो हमारी थीटा बनेगी दिस से कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये हमारी थीटा क्या बनेगी, इस केस में हो जाएगा ये जो डिस्टेंस है r है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बनेगी दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर क्या है, √2r है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है कि ये √2r हो गई और ये हमारी r है, ये थीटा है, तो इस केस में थीटा क्या हुआ, हमें पता चला कि cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 ओवर √2, तो थीटा हो जाएगी 45 डिग्रीज, तो 45 हो जाता है π/4 रेडियन। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये बड़ी वाली डिस्टेंस हमें बताई गई थी, रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर 2r। तो अगर ये हमारी हो गई 2r, तो हम करेंगे r ओवर 2r, 1 ओवर 2 शुड बी cos थीटा इन दिस केस, तो उस केस में थीटा हो गया 60 डिग्रीज, मतलब π/3। एंड यहाँ पे सिर्फ थीटा का डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, सो दिस इज नाउ π/3 माइनस π/4 विच इज π/12, देन दिस इज 4kq टाइम्स में π/12। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 टाइम्स में k हम लोग लिखेंगे ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, कापा को अब मैं फाइनली 5 पुट करूँगा, एंड यहाँ पे हो गया q, एंड यहाँ हो गया π/12, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा q ओवर 60 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर प्लेन हो जाएगी। यहाँ से कैलकुलेट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 10 बन गया, इसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं है। तो ऑप्शन जो अगर सी देखा जाए तो वहाँ पे q ओवर 60 एप्सिलॉन नॉट लिखा है, सो ऑप्शन सी शुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन in this case. Okay, उसके आगे I'll have to pause the video. Alright, now we're back once again. Third problem देखते हैं. As shown in the figures, a uniform rod OO prime of length L is hinged at the point O and held in place vertically between two walls using two massless springs of same spring constant. The springs are connected at the midpoint and at the top end O prime of the rod as shown in figure 1, and the rod is made to oscillate by a small angular displacement.
The frequency of oscillation of the rod is F1. On the other hand, if both the springs are connected at the midpoint of the rod as shown in figure 2 and the rod is made to oscillate by a small angular displacement, then the frequency of the oscillation is F2. Ignoring gravity and assuming motion only in the plane of the diagram, the value of F1 over F2 is. तो यहाँ पे पहला फिगर गिवन है कुछ ऐसा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे इस रॉड को कनेक्ट किया गया है इस स्प्रिंग से एंड इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है। सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, अब लिखा नहीं है के में, सो वी डोंट हैव टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ के, मैं इसे के यहाँ पे कह रहा हूँ। ऑलराइट, ये हमारा डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, L है। एंड वैसे एक फिगर यहाँ गिवन है जहाँ पे दोनों एंड से इसे मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है। एंड ऑलराइट, इस पॉइंट पे इसे पाइवट किया गया है, दिस पॉइंट इज O, ये पॉइंट O प्राइम है, दिस पॉइंट इज O पाइवट है एंड दिस पॉइंट इज O प्राइम। तो अगर जब इसे यहाँ पे छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं और ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, F1, एंड यहाँ पे छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे F2 फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता है या फिर ऑसिलेट करता है, तो F1 एंड F2 का रेशियो क्या है। तो पहली चीज़ देखो, अगर मैं आज से छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ तो ये ऐसे चला जाएगा, x अमाउंट से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इस स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स लगा, इस स्प्रिंग की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा kx, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्रेस किया इस स्प्रिंग को तो इस डायरेक्शन में kx फोर्स लगा। अब इस स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा, सच मैंने यहाँ पे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो इसकी वजह से भी क्या फोर्स लगेगा, k टाइम्स में। अब ये जो डिस्टेंस है नॉट x, क्योंकि x अमाउंट की डिस्टेंस तो यहाँ पे बेसिकली हुई है तो यहाँ पे kx फोर्स लगेगा। अगर ये हमारी ये वाली डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, x/2 हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लेंथ L है तो ये लेंथ L/2 है, तो ये डिस्टेंस x हुई तो ये मिड पॉइंट पे डिस्टेंस x/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x/2 हुआ, फोर्स कितना लगेगा, kx/2 लगेगा उसी डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो इस केस में टॉर्क हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल kx, कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स लग रही है, यहाँ से L डिस्टेंस पे लग रही है, सो ये हो गया kxL, प्लस में ये हमारी टॉर्क इसके लिए हो जाएगी kx/2, कितने डिस्टेंस पे लग रही है, L/2 डिस्टेंस पे लग रही है, और टाइम्स में L/2, kxL प्लस kxL/4 which is 5kxL/4। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ करता हूँ, अगर मैंने ऊपर एंड नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक मुझे x/L मिल जाएगा जिसे मैं क्या लिखूँगा, थीटा लिखूँगा, और ये L इस L से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे हो गया KL² ओवर में 5KL²/4 एंड एक यहाँ पे बच गया थीटा। एग्जैक्टली थीटा आया कहाँ से, एक चीज़ देखो, मैं थीटा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अस्यूम कर रहा हूँ कि थीटा क्या है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब सिंस हम लोग एक छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन भी है इज मेड टू ऑसिलेट बाय अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ये एंगल थीटा छोटा इनफ है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि थीटा शुड बी इक्वल टू x/L। इफ इट इज स्मॉल इनफ तो थीटा सिंपली x/L हो जाएगा, जहाँ पे ये L एंड ये L हम लोग सेम ले सकते हैं। तो उस केस में मैंने यूज़ किया है थीटा इक्वल्स x/L अप्रॉक्सीमेशन। अब क्या ये टॉ इक्वल्स कापा थीटा के फॉर्म का है, हाँ टॉ इक्वल्स कापा थीटा के फॉर्म का है, तो यहाँ पे ये बेसिकली चीज़ क्या हो जानी चाहिए, ये हमारी टॉर्शन कांस्टेंट कापा हो जानी चाहिए। तो अगर ये टॉर्शन कांस्टेंट कापा है तो कापा किसके इक्वल होता है, I ω² के इक्वल होता है।
एंड यहाँ पे ओमेगा मैं 1 कंसिडर करूँगा। क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि ये हमारा केस 1 है। इस केस में एक अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी एंड एक अलग अलग ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे आई ओमेगा 1 स्क्वायर क्या हो गया 5kl स्क्वायर ओवर में 4। अब दोनों केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ये याद रखना। यहाँ पे के एंड के है तो यहाँ पे भी के एंड के है। तो इस केस में आई ओमेगा 1 स्क्वायर मिल गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केसेस में सेम होगा ना। वैसे इस केस को देखते हैं, जब मैंने छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे मैंने x दिया, तो इस केस में x/2 हो जाएगा। एंड इस केस में दोनों साइड से वही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ये कंप्रेस हुआ है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, स्ट्रेच हुआ तो भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। टॉर्क क्या हो गया? टॉर्क हो गया क्या एग्जैक्टली फोर्स लगेगा kx/2 एंड टाइम्स में हो गया kx/2 टाइम्स में हो गया। इससे अब मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो दिस इज 2 टाइम्स में kx/2 l/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, kxl/2 मिल गया। अब मैं वही चीज़ करूँगा कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिए थे तो बेसिकली हो गया थीटा इक्वल्स x/l बाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो l एंड l मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास kl स्क्वेयर ओवर में 2 टाइम्स में थीटा। सो दैट इज़ इट। अब इस केस में अगेन ये क्या कापा इक्वल्स आई थीटा के फॉर्म का है। एक चीज़ देखना कि एक्चुअल में यहाँ पे एक माइनस साइन अटैच होता है, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इट डज नॉट अफेक्ट आवर कैलकुलेशंस। माइनस साइन ओरिजिनेट कहाँ करेगा? यहाँ पे करेगा, क्योंकि हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स ही एक्चुअल में -kx होनी चाहिए, जो कि इवेंचुअली टॉ इक्वल्स माइनस आई थीटा देगा इन इट्स करेक्ट फॉर्म। अगेन तब ये क्या हो गया? ये कापा हो गया द टॉर्शन कांस्टेंट। तो कापा इक्वल्स क्या होगा इस केस में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज द प्रीवियस वन, ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 2 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, टाइम्स में ये हो गया हमारे पास ऑलराइट दैट्स इट। एंड इस केस में क्या है kl स्क्वायर ओवर 2 है। मैंने दिस ओवर में दिस कर दिया, ओमेगा 1 स्क्वायर ओवर ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आई से आई कैंसिल, kl स्क्वायर से kl स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5/4/2, 5/2 हो गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, रूट ऑफ 5/2 ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 हुआ। ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा f1 ओवर f2 के ऑल्सो इक्वल। मतलब f1 ओवर f2 किसके इक्वल आया? स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 के इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अगर फिर से हम लोग देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। एंड ऐसे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस हमें एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है विच इज़ंट इवन नेसेसरी फॉर दैट मैटर। बस देखना है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो कैसे फोर्सेस लगेंगे। टॉर्क को रिजॉल्व करो और इसे टॉर्शन इक्वेशन हुक्स लॉ के रोटेशनल फॉर्म में लिखो एंड द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सॉल्व देयर। यू जस्ट हैव टू डू दिस कैलकुलेशंस। अगेन आई पॉज द वीडियो एंड इरेज ऑल एंड नाउ बैक वंस अगेन। यहाँ पे एक फोर्थ प्रॉब्लम भी है एंड दिस इन्वॉल्व्स ग्रेविटेशन, माई फेवरेट फोर्स इन द यूनिवर्स। एंड येस, मेरी फेवरेट फोर्स भी होती है। आई हैव माई फेवरेट इक्वेशन इन फिजिक्स, माई फेवरेट वेल थियोरी इन फिजिक्स एंड माई फेवरेट लॉ इन फिजिक्स एंड फेवरेट थियरम एंड ऑल्सो फेवरेट force that is gravitation. This says कि consider a star of mass m2 kilogram revolving in a circular orbit around another star mass m1 kilogram with m1 is very much greater than m2. The heavier star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kilograms per second. In this transfer process, there is no other loss of mass. If the separation between the centers of the star is r, then its relative rate of change 1 over r dr over dt is given by. तो यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। एक बड़ा सा मास है m2 एंड एक उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा मास है m1, इवन दो दिस इज ऑल्सो अ स्टार। तो ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार है, लेकिन ये स्टार इसके कंपैरिजन में बहुत मैसिव है एंड ये इसके अबाउट ऑर्बिट कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है। एंड इनके बीच क्या डिस्टेंस हमारी बताई गई है? r बताई गई है, जो कि चेंज होगी यहाँ पे। क्यों चेंज होगी? क्योंकि मास जो m1 है, स्टार जिसका मास m1 है वो कम हो रहा है।
ये स्टार अपना मास लूज कर रहा है एंड ये लूज हुआ मास कहाँ जा रहा है, ये इस M2 में जा रहा है, इसमें ऐड हो रहा है और कोई दूसरा लॉस ऑफ मास नहीं है। तो जैसे अगर ये अपना मास गामा रेट से होता है, मतलब dm1/dt क्या बताया गया है, गामा, अब यहाँ माइनस साइन अटैच करो, डजंट रियली मैटर। अगर गामा रेट से अपना मास खो रहा है तो हमें बताना है कि ये जो डिस्टेंस होगा, अगर r है तो 1/r dr/dt क्या होगा। एक चीज ऐसा करो, ये जो भी होगा dr/dt क्या होगा, इट इज दिस नंबर टाइम्स में r। तो इवेंचुअली हमसे बेसिकली यही पूछा है कि dr/dt क्या है, कि किस रेट से इनका सेपरेशन कम या ज़्यादा हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, एंड उसमें 1r से डिवाइड कर देना, वही चीज़ फिर हमें करना है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन हियर, विच अगेन आई थिंक इज़ रादर इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। एंड अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं, दे आर नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, मतलब सॉल्वेबल कम्प्लीटली है। एंड व्हेन आई से समथिंग इज सॉल्वेबल, मतलब हो सकता है आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये इतने कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, दे आर सॉल्वेबल। व्हेन आई से समथिंग इज सॉल्वेबल, दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि जो भी चीज़ उसको सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क में है। इनफैक्ट दिस हैज़ बीन क्विट लॉन्ग कि मैं न्यूटनियन मैकेनिक्स कर रहा हूँ, आई हैवंट बीन डूइंग दैट फॉर अ वाइल एंड आई हैवंट बीन डूइंग JEE स्टफ फॉर अ वाइल। So I might be a little rusty for that matter, I don't know। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, I got it pretty late at night, मैं थोड़ा रस्टी हो सकता हूँ and thus but again it's solvable। ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन द टू मासेस Gm1 m2/r स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, इक्वल्स इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 v² ओवर में r से एक r कैंसिल हो गया ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज कि एक चीज़ देखो, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलरेडी मास m1 लूज कर रहा है बाय वॉट एवर इंटरनल मैकेनिज्म, और ये मास m1 से जो लूज हो रहा है गामा रेट से मास, ये स्टार वही मास गेन करेगा। लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क नहीं सिस्टम पे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है, तो it is essentially useless to write angular momentum conservation। What I'm going to do is कि यहाँ पे R इन्वॉल्व है, तो मैं सबको R को इन सारी क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करूँगा, एंड वहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करने की बात आएगी मेरा एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट होगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली हो गया क्या, यह हो जाएगा मास टाइम्स में वेलोसिटी, लिनियर मोमेंटम, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टाइम्स में हो जाएगा डिस्टेंस r, ठीक है, एंड ये हो जाएगा m2। अब यहाँ पे ये तो v² लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वेयर कर देते हैं, एंड फिर मैंने ऊपर नीचे r² से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, r² से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से ये r कैंसिल हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि मुझे m2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ताकि यहाँ पे m2² बना, तो m2² v² r² इक्वल्स l² हो जाएगा ओवर में m2r। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू स्लाइड द टर्म्स अ लिटिल, तो ये हो गया r इक्वल्स l² ओवर Gm1 m2², ये हमें r मिल गया। Now the next thing I am going to do is obviously dr/dt सिंपल डेरिवेटिव करना है, l², this is what I was hinting at। l² क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मैंने l² ले लिया ओवर में। अब Gm1 भी मैं बाहर लिखूंगा, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करें, एंड हियर a quote from one of my favorite physicists, Russian physicist Lev Landau comes that उन्होंने समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स मेंशन किया था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग फिजिक्स इज द नॉलेज ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। एंड इन फैक्ट व्हेन आई से कि अब आई हैवंट बीन डूइंग दिस स्टफ इन अ व्हाइल, आई हैव बेसिकली बीन सॉल्विंग लैंडोज बुक्स व्हिच आर difficult, like notoriously difficult, but also quite infamous for theoretical physics। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग कैसा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार m1 जो है
अपना मास लूज कर रहा है। एक चीज़ अगर मैंने यहाँ पे मिस की हो, दिस इज़ M1, दिस इज़ M2। मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया था कि ये M2 है, ये M1 है, लेकिन उसके बाद मैंने जो भी इक्वेशंस लिखे मैंने वहाँ पे इससे M1 ट्रीट किया और इससे M2 ट्रीट किया। सो M1 इज़ वेरी मच ग्रेटर। मेरे इक्वेशंस थोड़े ऑर्डर को रिवर्स कर दे रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज़ M1, दिस इज़ M2। जो ये M2 अपना मास खो रहा है गामा रेट से व्हाटएवर, एंड M1 मास गेन कर रहा है, लेकिन M1 का मास इतना ज़्यादा बड़ा है M2 के कंपैरिजन में कि ये जो इसका लूज हुआ मास इससे मिल रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा M1 को। M1 थोड़े से अमाउंट में ही इंक्रीज़ करेगा। मतलब यहाँ हो सकता है M2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट मास हो, बहुत सिग्निफिकेंट इसका पोर्शन लूज हो रहा हो हर 1 सेकेंड या फिर हर मिनट या फिर हर घंटे, लेकिन M1 तो इतना बड़ा है कि इट डज़ नॉट अफेक्ट M1 वेरी मच, कि उसमें इसका जो बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग यही नॉलेज ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि M1 इफेक्टिवली रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे चेंज बस किसका करेंगे, इससे एज अ कांस्टेंट रेट करके बाहर ले लो, d/dt ऑफ 1/m2 स्क्वेयर। दैट्स इट। अब ये 1/m2 स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है, L/g M1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2/m2 क्यूब। मैंने क्या किया, मैंने इसे M2 के कंपैरिजन में M2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर आई रोट हियर dm2/dt, जो कि हमें बताया गया है कि ये गामा है। एंड देन दिस गोज लाइक -2 गामा ओवर में हो गया g M1 M2 क्यूब। नाउ दिस इज dr/dt। एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखते हो, एक L भी है, यहाँ पे L है, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट L, एक L स्क्वेयर है यहाँ पे। अगर मैं अब 1/r dr/dt कर देता हूँ, सो दैट बेसिकली गोज, जो कि हम लोग से ओरिजिनली पूछा गया था, 2 गामा ओवर में क्या है, ओवर में M2 क्यूब में यहाँ पे लिखता हूँ, एंड L स्क्वेयर ओवर जी M1 में यहाँ पे लिखता हूँ, टाइम्स में 1/r है, तो इस चीज़ का इन्वर्स जी M1 M2 क्यूब ओवर में, नॉट क्यूब स्क्वेयर, ओवर में क्या, ओवर में L स्क्वेयर से L स्क्वेयर कैंसिल, जी M1 से जी M1 कैंसिल, M2 स्क्वेयर से M2 का स्क्वेयर पार्ट कैंसिल, -2 गामा ओवर M2। And well, that's our answer in terms of M2 and gamma. 1/r dr/dt equals -2 gamma over में M2। एंड ऑप्शन जो बी है हमारा -2 गामा ओवर M2, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हमारा 4th प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, एंड आई थिंक द एंटायरिटी ऑफ सेक्शन 1 सॉल्व हो गया। सो आई थिंक वी शुड बेसिकली स्टॉप एट दिस पॉइंट, और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे, वी सॉल्व सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2nd एंड सेक्शन 3rd एंड सेक्शन 4th। आई थिंक टोटल 4 सेक्शंस है, सो वी कुड कंटिन्यू इन अनदर वीडियो। जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट्स कि आपको और वीडियोस चाहिए कि नहीं, कि हम इससे इन प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करें। ओवरऑल कैसे प्रॉब्लम्स थे, वेल आई रियली कांट कमेंट मच, क्योंकि जैसा मैंने बताया, बीन अवे फ्रॉम दिस स्टफ फॉर अ वाइल, इट हैड बीन वेरी लॉन्ग कि अगर मैंने फोर्स की इक्वेशंस लिखा हो। ऑलराइट, सो आई कांट रियली से एग्जैक्टली कितने डिफिकल्ट थे फॉर 11th या फिर 12th के लेवल से, लेकिन आई थिंक फ्रॉम वॉट आई रिकॉल कि कैसे जेई के क्वेश्चंस बनते हैं, दीज वर मॉडरेट और ईजी। यू कैन नॉट से डिफिकल्ट रियली इन कंपैरिजन टू वॉट जो कुछ दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ, तो नीट का एग्ज़ाम अपने लेवल से काफ़ी डिफ़िकल्ट था, अपने लेवल से। इसे मैं जेई एडवांस से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन नीट के लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसके क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे नीट के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे जे के लेवल पे कैसा है, आई वुड से इजी और मॉडरेट के बीच में कह सकते हैं। अगेन पूरी चीज़ वहाँ पे, बस यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है, कहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करोगे, कहाँ पे नहीं करोगे। और हम लोगों ने कोई अप्रॉक्सीमेशन किया नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन था, स्ट्रेट क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड में नोटिस करना था हमें बेसिकली क्या, हमें यही फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल सिलेंडर, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज एग्जाम हॉल में
डिराइव नहीं कर सकते हैं। नॉट अ स्फेरिकल सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ सिलेंडर। हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंडिंग की वजह से बाहर का चार्ज ज़ीरो हो गया। ये पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स थ्रू द प्लेन बनेगा ये सिर्फ किस चीज़ की वजह से बनेगा, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस और फील्ड इंड्यूस करेगी, तो वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से अफेक्ट होगा। एंड क्या पता होना चाहिए था, वे सिंपली नीड टू नो हाउ टू इंटीग्रेट। तो वहाँ पे कोई एडिशनल नॉलेज रिक्वायर नहीं थी। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा है, यू कैन इन प्रिंसिपल बी एबल टू डू ऑल दैट। थर्ड प्रॉब्लम में वही हमें डायग्राम ड्रॉ करना था एंड देखना था कि कैसे ये सारे डिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, कैसे हम लोग थीटा को एक्स और एल के टर्म्स में कनेक्ट कर सकते हैं। सो नॉट एग्जैक्टली ट्रिकी, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है और प्रॉब्लम सॉल्व किया, इट इज़ सॉल्वेबल। फोर्थ में अगेन सिमिलरली, लेकिन यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेशन की नॉलेज ज़रूरी है कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे अप्रॉक्सीमेट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैड टू डू हियर। और एक और चीज़ कि एंगुलर मोमेंटम सिंस कांस्टेंट कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में इस चीज़ को एक्सप्रेस कर दो। ये चीज़ आई थिंक प्रैक्टिस के साथ ही आती है, ये सारी नॉलेज ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एंड दीज काइंड ऑफ डेरिवेशंस। तो अगर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस किसी ने किया एंड थियोरी आती हो, दीज प्रॉब्लम्स आर कम्प्लीटली डुएबल, दस नथिंग डिफिकल्ट अबाउट देम। एडवांस के लेवल से मैं बोलूँ तो इजी से मॉडरेट के बीच में था, दो आई कांट कम्प्लीटली से अबाउट माई ओपिनियंस, क्योंकि आपको पता है यू नो बेटर, टीचर्स नो इट बेटर, एंड ऑल्सो आई हैव बीन अवे from this stuff from a very long time, as I have been saying it for the third time now. That was all for this video of mine. और इसके videos चाहिए होंगे, do write it in the comments, and thanks to all of us.